बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 27 मार्च है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में एक बड़े अहम मौजू पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो सदारती रेफरेंस है जिस पर अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लाजुल बेंच समाअत कर रहा है, ये रेफरेंस बनाने का दरअसल मकसद क्या था, इस रेफरेंस के पीछे दरअसल आइडिया क्या था। इसी तरह से नाजरीन जो रावलपिंडी है, जिसे हम कंट्रोल टावर भी कहते हैं, जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, उसे भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये जो सियासी हलचल, सियासी गहमा गहमी की आड़ में जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, ये दरअसल सब कुछ हो क्या रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। क्योंकि नाजरीन कल की जो वज़ीर इमरान खान की कमालिया की तकरीर थी, उस तकरीर को पढ़ा जाए, उस तकरीर को सुना जाए, या इससे पहले मुख्तलिफ़ शहरों में जलसा आम से ख़िताब करते हुए वज़ीर इमरान खान की जो तकरीरें थी, जो ख़िताबात थे, उन्हें भी पढ़ा जाए, उन्हें भी सुना जाए, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन जलसों के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 बातों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और अपने तईं वो उन 2 बातों को मुबैना तौर पर इस्टेब्लिश कर चुके हैं। एक बात तो खान साहब ने यह तय की है कि जो अरकान पार्लिमान होते हैं, जो अवाम से वोट लेके आते हैं, जो अवाम से मैंडेट लेके आते हैं, जिन्हें अवाम मुंतखब करके पार्लिमान तक पहुंचाते हैं, वो बिक सकते हैं, उन्हें ख़रीदा जा सकता है, उनकी वफ़ादारियों को, उनके ज़मीरों का सौदा हो सकता है। दूसरी बात, खान साहब ने इन जलसों के ज़रिए, अपनी तकरीरों के ज़रिए ये इस्टेब्लिश करने की मुबैना तौर पर कोशिश की है। अगर ख़ास तौर पर कल की जो खान साहब की कमाली की तकरीर है, जिसमें खान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिल गया है, इनसे मुराद खान साहब का जो इशारा था वो अपोजिशन और नवाज शरीफ की तरफ था। तो यानी 2 इदारों से मुतल्लिक तो खान साहब ने अपने तईं ये कह दिया है कि ये इदारे बिक चुके हैं, ये इदारे अपनी वफ़ादारियों का सौदा कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन खान साहब की तकरीरों से ये भी अंदाज़ा होता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अदलिया और फ़ौज से मुतल्लिक भी खान साहब कुछ अहम बातें करने जा रहे हैं। खान साहब कुछ बातों को मुबैना तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। वो बातें क्या हो सकती हैं, अदलिया से मुतल्लिक और रियासती कौमी सलामती के इदारों से मुतल्लिक, इस पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले आज के हमारे जो मौजू का पस मंज़र है, वो आप नाज़रीन को सुनाना और समझाना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन 8 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में जमा करवाई जाती है। आप अगर अपने ज़हन पर थोड़ा सा ज़ोर दें तो आपको ख़ुद याद आ जाएगा कि अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश होने से पहले, जमा कराए जाने से पहले ही हुकूमती वज़रा की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये एक बयानिया बनाया गया, लोगों को बताया गया कि ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं, ये दरअसल एक बैरूनी साजिश है। क्योंकि खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, इमरान खान ने यूक्रेन के मसले के ऊपर न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया, रूस के दौरे से रोका गया, अमेरिका का दबाव था, लेकिन खान साहब जो है वो रूस के दौरे पे चले गए। इसी तरह से जो रूस और यूक्रेन का मसला था, उस पर यूरोपीय यूनियन ने खान साहब पे दबाव डाला, लेकिन खान साहब ने उनके दबाव को जो है मुस्तरद कर दिया। तो ये बातें बताई गई कि अब जो बैरूनी दुनिया है, जो साजिशी ममालिक हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, वो खान साहब से नाराज़ हैं और ख़ान साहब को हटाना चाहते हैं। और इतने कोई अमाउंट बताई गई कि इतने बिलियन डॉलर की पैसा पाकिस्तान में आया है और यहाँ पर लोगों को ख़रीदा जा रहा है। एक तो ये बात, एक बयानिया, ये बातें लोगों को बताई गई। इसी तरह से जो वज़ीर इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, रिपोर्टर्स के साथ की, एंकर्स के साथ मुलाकात की, उन मुलाकातों में भी जो हमने खान साहब के साथ मुलाकात की, खान साहब ने यही बताया कि अगर मैं 15 अरब रुपए ख़जाने से निकाल लूँ, हमारी 4 हुकूमतें हैं, KP में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, मरकज़ में है, तो मैं अपनी हुकूमत बचा सकता हूँ, मुझे ये 15 अरब निकालने मेरे लिए इतने मुश्किल नहीं। लेकिन खान साहब की बात से ये समझ आई कि जो बैरूनी ममालिक हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, वो खान साहब को हटाना चाहते हैं। वजह क्या है, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से इसी नैरेटिव को जब सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, उस पर समाअत का आगाज़ हुआ, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने यही नुक्ता अदालत के सामने रखा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, अगर लोगों के ज़मीरों को ख़रीद के लोगों की जो वफ़ादारियाँ हैं एक पार्टी से निकाल कर आप दूसरी पार्टी में ले जाएंगे और जो पार्टी की अपनी डायरेक्शन है उसे फॉलो नहीं किया जाएगा, तो मुल्क का जो सियासी पॉलिटिकल निज़ाम है, एक हमारा जो मुआहिदा इमरानी होता है, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा और सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा, सिस्टम जो है वो गैर मुस्तहकम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो एक कर्स है, ये जो लानत है हाउस ट्रेडिंग की, फ्लोर क्रॉसिंग की, इसे हमें रोकना होगा इस सदारती रेफरेंस के ज़रिए।
यानी बाहर हुकूमत के वज़रा ने, खान साहब ने लोगों को बताया कि ये लोगों के ज़मीर ख़रीद के सिस्टम को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, इसमें बैरूनी क़ुव्वतें भी शामिल हैं। अदालत में भी यही बताया जा रहा है कि अरकान पार्लिमान बिक सकते हैं, उन्हें ख़रीदा जा सकता है, उनकी वफ़ादारियों को सौदा हो सकता है। तो इस सूरत में जो सिस्टम है वो चल नहीं पाएगा, एक म्यूज़िकल चेयर बन जाएगी। इस तरह का बयानिया जो है वो अदालत के अंदर और अदालत के बाहर जो है वो बिल्ड किया गया। यानी ये बात तो अब तकरीबन हुकूमत की जानिब से इस्टेब्लिश मुबैना तौर पर की जा चुकी है। हकीकत है नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। हुकूमत की जानिब से हुकूमत अपने तय इस्टेब्लिश कर रही है और क्या की जा रही है कि मुंतखब नुमाइंदे जो पार्लिमान के हैं वो बिक सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ कल खान साहब ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन तो उनके साथ मिला हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन की भी हम बात करें तो मौजूदा जो चेयरमैन हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे। अच्छा, इस पर बहुत सारी फिर बहस होती है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि वो किस तरह से लगे, ये भी देखा जाए। उनकी माजी में नवाज शरीफ के साथ वफ़ादारियाँ रहीं, उनके साथ ताल्लुक़ रहा। तो जब आप लगाने लगे थे, आपकी तरफ से नाम आया, आपने लगा दिया, तो फिर ज़िम्मेदारी तो आप पे आएगी, चाहे वो जैसे भी हैं। तो फिर ये आप किसी के साथ गिला नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कुछ है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वफ़ादारी नवाज शरीफ के साथ जो है वो गिरवी रख दी है, तो क्या आपने उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई सदारती रेफरेंस दायर किया? कोई रेफरेंस आपने भेजा कि ये करप्ट हो चुका है, ये पैसों के एवज़ अपनी वफ़ादारी को, जो उसकी आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उससे इनराफ़ कर रहा है, तो इसके खिलाफ जो है आर्टिकल 209 की कार्रवाई करते हुए इसे इनके ओहदे से हटाया जाए? कुछ नहीं, ये सारा कुछ बाहर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, अगर हम बात करें कल की वज़ीर इमरान खान की तकरीर की, अच्छा इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ दो और बातें भी बता दें कि आज़म सवाती साहब ने कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मेरी ज़ुबान ना खुलवाई जाए कि इनकी तकरीर किस तरीके से हुई। इलेक्शन कमीशन को ऐसा इदारा है जो पैसे लेता है, जो बिक चुका है। ये मैं हक़ाइक़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये फैक्ट आप खुद चेक कर सकते हैं। ये इल्ज़ाम लगाया गया आज़म सवाती की जानिब से, फवाद चौधरी साहब ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, और जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसको प्रूव कर दें, उसे साबित कर दें, तो इलेक्शन कमीशन से ये दोनों वफाकी वज़रा जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांग के निकले। यानी अपने जो उनके बयानात थे, जो इल्ज़ामात थे, उस पर स्टैंड नहीं किया और उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। लेकिन अगर इल्ज़ामात चलें साबित नहीं कर सकते थे, आपके पास कुछ और था, तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी रेफरेंस दायर कर सकते थे। एक आइनी इदारे को किस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकर्री करते वक्त आप कहाँ थे, आपकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांधी थी, नहीं बांधी थी, इसका फिर जवाब आपने देना है। आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। गलती अगर हुई है, मान लेते हैं गलती हुई है, तो फिर आप जवाब देना, आप इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि आपका वो अपॉइंटी है, आपकी जानिब से लगाया गया है। बात दो समझते हैं मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मैं जज्बाती नहीं, फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। तो फिर आप अपनी गलती को एडमिट करें और गलती को एड्रेस करने के लिए फिर क्या हो सकता है, उस हवाले से आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करें। वो भी आप नहीं करते, इल्ज़ाम भी आप लगाते हैं। तो ये नाज़रीन, खान साहब जो आए थे इदारों को मजबूत करने के लिए, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। आप ये देख लें कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने नहीं जाना, आप जलसे से खिताब नहीं कर सकते, आपके एमएनए जा सकते हैं, वज़ीर नहीं जा सकते। कानून की आप हुक्मरानी की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन आपको बार बार रोकता है, लेकिन आप छलांग लगाकर जलसों से खिताब करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपको नोटिस आता है, इलेक्शन कमीशन नोटिस भिजवाता है कि पेश होकर वजाहत दें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाता है कि इलेक्शन कमीशन ने आपको रोका था, तो आपको वहाँ पे पेश होना चाहिए था, आपको नोटिस दिया था, आपको बुलाया था, आपको जाना चाहिए था, तो आपके कंडक्ट की वजह से हम आपको हुक्म इम्तना नहीं दे रहे। लेकिन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को भी ठुकरा देते हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी ठुकरा देते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को भी जूते की नोक पे रखते हैं। तो फिर इदारों को कौन मजबूत कर रहा है, कौन कमज़ोर कर रहा है, इसका आप देखने वाले अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम बात आगे चलते हैं, जो असल मुद्दा है जो आप नाज़रीन के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में मैं क्या होता देख रहा हूँ, क्या होने वाला है। खान साहब ने नाज़रीन कल की तकरीर में कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर अदलिया को कभी जो है वो चलने नहीं देंगे। फिर खान साहब ने अदलिया से मुतल्लिक़ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नवाज शरीफ अपने साथ मिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि उन्होंने अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने अदलिया से मुतल्लिक़ ये भी कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर मीडिया पर पैसा चलाएगा, अदलिया पर हमला करेगा, अदलिया को तकसीम करेगा, जजेस को साथ मिलाएगा, आज़ाद अदलिया को नवाज शरीफ चलने नहीं देगा। पहली बात तो खान साहब ये जवाब दे दें, और जो दोस्त आज की वीडियो पे एतराज़ करने वाले हैं वो ये बता दें कि खान साहब नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं या लाना नहीं चाहते। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आकर मीडिया पर पैसा चलाएगा, अदलिया पर हमला करेगा, अदलिया को तकसीम करेगा, अदलिया को आज़ाद को चलने नहीं देगा। तो यही नवाज शरीफ था जिसने अदलिया की आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया, घर से निकले, तमाम रुकावटों को तोड़ के, तमाम रुकावटों को अबूर करके
गुजरांवाला पहुंचे थे और अदलिया आज़ाद हो गई थी। तो ये तो नवाज शरीफ का अदलिया की आज़ादी में अपना किरदार था, खान साहब का भी अपना किरदार था, लेकिन नवाज शरीफ का अदलिया की आज़ादी में वही किरदार था। और आज वही अदलिया जो है वो आज वही अदलिया जो अपनी जगह पे मौजूद है, जिसे खान साहब ने और सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ ने आज़ाद कराने में, बहाल कराने में अपना किरदार अदा किया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब जो कह रहे हैं कि अदलिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें नवाज शरीफ जो है अपने साथ मिला रहा है, जजेस को अपने साथ मिलाने की उन्होंने बात की कि अदलिया के अंदर तकसीम पैदा की है, तो अब तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इतना संगीन इल्ज़ाम वक्त के वज़ीर आज़म की जानिब से लगाया गया है, इस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, और सिर्फ रिस्पॉन्स सामने आता है या फिर जो एलिगेशन लगाए गए हैं। यानी हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ममता बंदयाल साहब इंतहाई ज़बरदस्त इंसान है, एक हम्बल इंसान है, रख रखाव वाले इंसान है, उनके साथ बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, वो फिर भी जो है बड़े हौसले का, बड़े सब्र का, बड़े तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। अभी चंद दिन पहले देखें जस्टिस काजी फाइसा के मामले पर मैंने जो स्टांस रखा, मैंने हमेशा कहा कि रेफरेंस गलत बनाया गया, रेफरेंस गलत बनाया गया, रेफरेंस गैर कानूनी था, और 10 जज साहबान ने उस रेफरेंस को गैर कानूनी करार दिया। यानी जिन्होंने मुखालफत में फ़ैसला दिया, जिसने जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में फ़ैसला दिया, उन 10 जजेस का इस बात पर इतफाक़ था कि रेफरेंस गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। अब जस्टिस साहब ने जो 2 दिन पहले ख़त लिखा है, मेरा भी उस पर एतराज़ है कि ये ख़त नहीं लिखा जाना चाहिए था। अगर कोई ऑब्जर्वेशन थी तो इतनी तो आपस में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत रख रखा होता है कि आप चीफ साहब के पास चले जाते हैं, उन्हें जाके कह देते कि जनाब बेशक मुझे बेंच में शामिल ना करें, लेकिन जो सीनियर मेरे साथ मुशावरत करके एक और सीनियर जज साहबान को इस बेंच में शामिल कर लेते हैं, तो ये हो सकता था। और ये मामला जिस तरह से सामने आया, जिस तरह से इसका ब्लास्ट हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा अफसोसनाक था। मुझे इसके ऊपर ज़ाती तौर पे अफसोस है कि ग़ालिबन ये ख़त, मेरे अपनी राय है, कोई इससे इख्तलाफ भी कर सकता है, कि काजी साहब को वो ख़त नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन अब जो अदलिया की तकसीम की बात की जा रही है, जजेस को साथ मिलाने की बात की जा रही है, तो ये इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से कुछ जजेस को ख़रीद चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस मुबैना तौर पे बिकाऊ हो चुके हैं, अपना ज़मीर बेच चुके हैं, अपनी वफादारियाँ जो आइन के तहत उनकी जिम्मेदारी हैं वो अदा नहीं करेंगे, बल्कि नवाज शरीफ के साथ चले गए हैं, नवाज शरीफ के साथ वो इन लाइन हो गए हैं, नवाज शरीफ के साथ वो एक हो गए हैं। तो इस पर अब अदलिया का क्या रिस्पॉन्स आता है, हमारे चीफ साहब का क्या रिस्पॉन्स आता है, ये तो फिर कल पीर के रोज़ जो समात होने वाली है उस समात से पता चल पाएगा। लेकिन आगे नाज़रीन, कोई बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। खान साहब ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर फ़ौज पर भी हमला करेगा। यानी नवाज शरीफ तो लंदन में बैठा है, उसके वापस आकर आपको उसके फ़ौज पर हमला करने का इतनी आपको फ़िक्र, बेचैनी जो है वो सताई जा रही है। आपने जो अक्टूबर में किया फ़ौज के साथ, कौमी सलामतियों के इदारों के साथ, हमारी प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, नए आने वाले डीजी के साथ, मौजूदा जनरल बाजवा के साथ, जो आपने अक्टूबर में किया, उसका कौन जवाब देगा? सब चीज़ों का आपको पता था, आपको एतमाद में लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक ऐसा कदम उठाया कि रुसवाई कर दी आपने इदारों की, आपने इदारे के सरबराह की रुसवाई कर दी। और आज आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आके उन पर हमला करेगा। वो तो जब आएगा तब देखा जाएगा, आप तो यहाँ पर हैं, आपने तो ये सब कुछ करके दिखाया। और आज आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो बॉलिश लेके घूम रहा है, चेरी ब्लॉसम उसने ख़त्म कर दी है। तो अक्टूबर के बाद से जिस तरीके से आप उनसे मुतल्लिक दिफा करने की बात कर रहे हैं, आप उनके मोहब्बत और प्यार में जो है वो लेटे जा रहे हैं, या जिस तरह मैं अगर कोई गलत अल्फाज है उसमें माफ़ी मांगता हूँ, तो आप तो उनसे ज़्यादा जो है वो पॉलिश वाली बात जो आप दूसरों कर रहे हैं, वो तो आपके ऊपर भी सादिक आती है कि आप उससे बढ़कर जो है उन्हें राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे राज़ी नहीं हो रहे। और आप ये चाह रहे हैं कि जो न्यूट्रल हो चुके हैं वो दोबारा सियासत में आ जाएँ, वो आपको सपोर्ट करें, आपको कुमक फराम करें, आपको मदद फराम करें। तो अब तक की नाज़रीन यही सूरत नज़र आ रही है। लेकिन हमें शुक्र करना चाहिए, हमें तो इस बात पे ऊपर जो है वो फ़ख्र होना चाहिए कि अगर हमारी जो फ़ौज है, हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं, वो अगर सियासत में नहीं आना चाह रहे, वो सियासत से फ़ासला अख्तियार करके बैठे हैं, तो ये तो अच्छा है, उन्हें सराहा जाना चाहिए। लेकिन सराहने की बजाय आप कह रहे हैं कि आप दोबारा जो है वो इसके अंदर आ जाएँ, फ़ौज के अंदर, और आके आप अपनी जो है वो मदाखलत करें, आपको सपोर्ट करें। यानी आप ये भी फ़ैसला कर चुके हैं कि आप अच्छाई हैं और बाकी सब बुराई हैं। लेकिन आपसे जब पूछा जाता है कि तोशा खाने के तहफ़ का आप क्यों जवाब नहीं देते, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आप खलीफा वक्त हज़रत उमर की बात करते हैं कि उससे किसी ने कुर्ते का पूछा, उसने जवाब दिया। आपसे तोशा खाना का तहफ़ का पूछा गया तो आपने कोई जवाब दिया। आपके वज़रा के ऊपर एलिगेशन लगे, आपने क्या उसका कोई जवाब दिया? आपके ऊपर जो चीनी का स्कैंडल बना, जो आटे का स्कैंडल बना, अरबों रुपए का घपला हुआ, आवाम की जेबों से पैसे निकल गए, आपने उसका कोई जवाब दिया? सिर्फ एक तहकीकात जो है वो आप बाज़ाहिर से करवा के आपने छोड़ दी, आज से कुछ नहीं हुआ। चलें इसको भी छोड़ देते हैं। नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई। चेयरमैन नैब की आपने आज तक तकरीर क्यों नहीं की? आप मौजूदा चेयरमैन नैब को क्यों जो है वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं? और फिर अभी जो बिलावल ने इल्ज़ाम लगाया खातून अव्वल के ऊपर, मुबैना तौर पे जो एलिगेशन लगाए गए कि पैसे लेके पंजाब में तबादले होते हैं, और जो
अपने बुज़दार साहब हैं, उन्होंने वज़ीर आला बनने के लिए पैसा कहाँ पे पकड़ाया, किसको पकड़ाया, तो इसका जवाब कौन देगा? आप तो फिर जवाब नहीं देते, आप उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। और चौधरी निसार, जिसकी आप दोस्ती की बात करते हैं, चौधरी निसार ने कह दिया कि अगर मैंने नवाज शरीफ की करप्शन देखी होती तो मैं बहुत पहले नवाज शरीफ को छोड़ चुका होता। मैंने कभी नवाज शरीफ में ऐसी कोई बात नहीं देखी कि वो करप्शन कर रहे हों, करप्शन से पैसा बना रहे हों, या आपके दोस्त कह रहे हैं, जिसे आप खुद ईमानदार करार देते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो सिलसिला चल निकला है इल्ज़ामात लगाने का कि आज इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ लग गया, आज जो है वो अरकान पार्लिमान के ऊपर एतराज़ लग गया कि वो बिक सकते हैं, तो कल को आने वाले दिनों में ये अदलिया के जजेस पर भी इल्ज़ाम लगेगा। आज अरकान पार्लिमान को कहा जा रहा है कि वो बिक गए हैं, उन्हें ख़रीदा जा सकता है, बैरूनी साजिशें, बैरूनी क़ुव्वतें उन्हें ख़रीद सकती हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट अगर किसी वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ फ़ैसला सुनाए तो सुप्रीम कोर्ट पर भी ये इल्ज़ाम लग सकता है कि बाहर से पैसा आया, बाहर की क़ुव्वतों ने जजेस को ख़रीदा, क्योंकि अरकान पार्लिमान की तादाद तो 400 साढ़े 400 के करीब पहुंच जाती है, जजेस तो 17 होते हैं। तो फिर ये भी इल्ज़ाम लगेगा कि 5 से 6 जजेस को ख़रीद लें तो कोई भी फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लिया जा सकता है। तो ये इल्ज़ाम भी लग सकता है, फ़ौज पर भी इल्ज़ाम लग सकता है, और लगेंगे, मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये सियासी गर्मा गर्मी चल निकली है, ये बात इस नहज तक पहुँचेगी। अल्लाह ना करे मामला इस नहज तक पहुँचे। हमारे आइन के अंदर किसी वज़ीर आज़म को कैसे हटाना है, किसी सदर को कैसे हटाना है, किसी जज को कैसे हटाना है, किसी MNA को कैसे हटाना है, किसी आर्मी चीफ को कैसे हटाना है, किसी और अहदेदार को कैसे हटाना है, एक एक शख्स का हटाने का जो भी तरीक़ाकार है वो आइन में बता दिया गया है, कानून में बता दिया गया है। लेकिन उस कानूनी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, आइनी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाना ये समझ से बालातर है। आग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई है, एक आइनी रास्ता है, आइनी रास्ते के ऊपर आप जो है वो अब जिस तरह से तकरीरें कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर आने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले आप कहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर आएँ, इससे पहले आप माजी में चले जाएँ। तो हुकूमत को हटाने के लिए आपने तो सड़कों चौराहों का रास्ता अख्तियार किया था, आपने तो अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई थी। तो आप माजी में जो करते रहे चलें, उन्हें भी छोड़ दिया जाए। अगर कोई कानूनी रास्ता आ रहा है तो आपको उससे तो सराहा जाना चाहिए। आप सराहने के बजाय उल्टा साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और आज अगर ये साजिश का इल्ज़ाम आपने अरकान पार्लिमान पे लगा दिया, इलेक्शन कमीशन पे लगा दिया, तो कल ये इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी लगेगा। और मैंने 10 मार्च को बता दिया था कि अदलिया का कंधा इस्तेमाल होगा, अदलिया का कंधा मुबैना तौर पे अपने सियासी मैस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और बज़ाहिर जिस तरह का कल का खान साहब का स्टेटमेंट है, उससे लगता है कि ये रेफरेंस क्यों बनाया गया, इसका पीछे मकसद क्या था, उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे तो लगता है, जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरा एक जहन काम करता है, जो मेरी छठी हिस्स बताती है कि ये जो भी साजिश है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आश्कार होते जा रही है। पर फैसला इदारों ने करना है, इदारों के सरबराहान ने करना है कि कोई कल की तकरीर